विनोद अग्निहोत्री जी, क्या आपको भी लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का खेल कभी ना कभी तो दिखाई देगा? क्योंकि प्रदीप गुप्ता मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी तो नीतीश कुमार के साथ थी, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ में आरजेडी ने भी गद्दी शेयर की और बीजेपी ने भी गद्दी शेयर की और वो एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट उतना नहीं दिखाई दिया। क्या इस बार भी चिराग भी उनके साथ में आ गए, जो सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके खिलाफ काम करने की कोशिश हो रही थी 2020 के भीतर, अब वो भी उनके साथ में है? तो क्या नीतीश कुमार आज की स्थिति में भी एनडीए के भीतर सबसे बड़े वोट कैचर बने रहेंगे, इसके बावजूद कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आज की स्थिति में चल रही है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी भी जो है बिहार जैसे राज्य में विभाजित है। वहां जो नीतीश कुमार का वोट हाँ। बैंक है, उसके बीच में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो 2005 से लेकर के और 2025 में जो चुनाव हो रहा है, अभी भी सबसे ज्यादा महिलाओं के भीतर नीतीश कुमार की लोकप्रियता है। लेकिन जो नीतीश कुमार का विरोधी वर्ग है, या जो शहरी वर्ग है, या इवन बीजेपी का समर्थक वर्ग है, उसमें एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो अभी प्रदीप जी ने कहा कि अमित शाह जी ने जो कहा कि चुनाव के बाद फैसला होगा मुख्यमंत्री का, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो जनाधार है, जो नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री देखना चाहता है, अगर उसके भीतर ये संदेश चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने नहीं रहेंगे, तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। क्योंकि जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो 7-8% वोट नीतीश कुमार का है, वो बैलेंसिंग है, वो इधर से उधर अगर हो जाता है तो रिजल्ट बदल जाते हैं। तो ये एक फैक्टर भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि नीतीश कुमार को लेकर जो हुआ को एनडीए के भीतर बना हुआ है, क्या उसका नुकसान हो सकता है एनडीए को। और दूसरी बात यह है कि नैरेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या ये है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में किसका नैरेटिव जनता के बीच में चलेगा। एनडीए कोई 20 साल के शासन के बाद एनडीए लगातार तो लालू राज की याद दिला रहा है। कल भी मोदी जी बोले, उनका कि लालू राज गया और जॉब राज लाना है। तो भाई 20 साल से जॉब राज जो है आप ही को लाना था। अब वो नैरेटिव को नया नैरेटिव नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, जो एनडीए है, वो नया नैरेटिव नहीं दे पा रहे। ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इसीलिए ये वो बड़ा सरकारी इंटरेस्टिंग है घोषणाएं कर विनोद रहे हैं। जी, उन्होंने तमाम सारी घोषणाएं विनोद की जी, है, तमाम सारी। ये बड़ा जी इंटरेस्टिंग है कि आमतौर पर कहा जाता है कि मतदाताओं की मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, बहुत ज्यादा दिन उनको याद नहीं रहता है चीजें, और नेताओं को माफ भी कर देती है। लेकिन ऐसा क्या है कि बार बार जंगल राज की बात निकलती है तो आरजेडी के खेमे में दिक्कत होना शुरू हो जाता है, उनको लगता है कि भाई पुरानी यादें दोबारा ताजा हो जाएगी। ऐसा क्या है कि जिसके वजह से वही चीज, सिर्फ जंगल राज ये शब्द, जिसके वजह से दिक्कत होती है? बाकी सारी मेमोरीज तो फेडअप हो जाती है। लोग ये याद नहीं रखते कि नीतीश कुमार उनके साथ में गए थे, लोग ये याद नहीं रखते कि बीजेपी और नीतीश कुमार साथ में रहे, दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा है। सिर्फ यही बात बार बार कैसे याद रहती है? विनोद अग्निहोत्री जी, पहले आप बोलिए, उसके बाद आशुतोष भी बात करेंगे इस पर। नहीं, जंगल राज बीजेपी इसलिए याद दिलाती है, एनडीए इसलिए याद दिलाता है कि जंगल राज के नाम पर वो रिवर्स पोलराइजेशन में उसको सहायता मिलती है। जो एमवाई समीकरण, जिसको मुस्लिम यादव समीकरण की जो बात की जाती है, जो 38% के आसपास जाके बैठता है, उसके खिलाफ दूसरी जातियों का, उसमें सवर्ण, दलित, ईबीसी, नॉन यादव ओबीसी, सबका एक रिवर्स जो पोलराइजेशन है, वो करने के लिए जंगल राज की याद दिलाई जाती है। और वो लगातार हो भी जाता है कई बार 2015 को छोड़ के। 2015 में बीजेपी ने बहुत याद दिलाया जंगल राज, लेकिन लालू और नीतीश एक साथ थे, इसलिए नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, बीजेपी खिलाफ गए। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए और जंगल राज की याद दिलानी शुरू की, और क्योंकि जंगल राज को खत्म करने का जो श्रेय है वो भी नीतीश कुमार को जाता है, इसलिए जब नीतीश कुमार होते हैं बीजेपी की तरफ, तब जंगल राज का कार्ड काम करता है। और जब वो बीजेपी से अलग होते हैं, लालू जी के साथ होते हैं, तो जंगल राज का कार्ड काम नहीं करता है। ये एक रिवर्स पोलराइजेशन का एक बड़ा मुद्दा है, जिस वजह से जंगल राज की याद जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिलाने की कोशिश करती है। अब 2025 में कितना चलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा चलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसा फैक्टर हो गए हैं जो जंगल राज को भी अटैक कर रहे हैं, और जो 20 साल का ये नीतीश राज है या एनडीए राज है, उस पर भी चोट कर रहे हैं, उसको भी जंगल राज जैसा बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक शहरी वोटर के बीच में, एक जो युवा है उसमें एक विचलन है, और खासकर जो एनडीए समर्थक युवा है उसके बीच में नीतीश को ये प्रशांत किशोर को लेकर के ट्रैक्शन है। तो मतलब पिछली बार चिराग पासवान ने जो काम किया, जिसके वजह से जेडीयू की सीटें डैमेज हुई, क्या इस बार प्रशांत किशोर वो काम करेंगे? प्रदीप गुप्ता जी, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि आशुतोष को भी बात करनी है इस पे।
नहीं, बस मैं एक ही चीज ऐड करना चाह रहा था, जो आप जंगल राज की बात कर रहे थे कि आपने कहा शार्ट हाँ। मेमोरी तो होती है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है पिछले चुनाव में एनडीए और इवन महागठबंधन दोनों ने भी उन्हीं नेताओं को, आपराधिक छवि वाले नेताओं को बड़ी संख्या में, जो उस जमाने के आप कह सकते हैं कि हाँ। अपराधी थे और आज भी उनको टिकट दिया है। तो एक किसी फिलोसफर ने कहा हुआ है कि किसने क्या कहा, किसने कैसा किसके साथ किया, ये भुलाया जा सकता है, लेकिन किसने किसको कैसा महसूस कराया, शायद उसको जनता कभी नहीं भूलती है। और यही वो चेहरे हैं जो ये दोनों तरफ से आते हैं, लेकिन चूंकि राजनीतिक तौर से जंगल राज का टैग आरजेडी के साथ लगा हुआ है, चाहे साहबुद्दीन का टिकट हो इस साइड और चाहे उस साइड अनंत कुमार जी मोकामा का टिकट हो जेडीयू का, ये लोग बार बार उसको सामने लेके आते हैं। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि फिर जंगल राज के जो सर्वे सर्वा थे या करता धरता थे, जब उन्हीं को आप सामने लेके आते हो, जनता कैसे इस चीज को बोल सकती है? आशुतोष। जंगल राज का कॉन्सेप्ट है, जंगल राज का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक अपर कास्ट फिनोमिनन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक जो दलित है, जो बहुत कमजोर तबके से आता है, उसके लिए तो किसी थाने में जाना और वहां पे अपनी फरियाद को रखना ही लगभग असंभव सी स्थिति, उसके लिए तो जंगल राज हमेशा रहता है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर अपने वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए जंगल राज की बात करती है, क्योंकि वो जब उत्तर प्रदेश के अंदर आती है तो गुंडा राज की बात करती है, जब मायावती के शासन की बात करती है तो भ्रष्टाचार की बात करती है। आपने कभी किसी भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का कोई तर्क देते हुए नहीं सुना होगा कि जब कोई सवर्ण जाति का कोई नेता वहां मुख्यमंत्री हो, उसके बारे में कहा जाए क्या ये गुंडा राज सिर्फ और सिर्फ लालू यादव की वजह से था, और अगर था तो क्या 20 साल बाद भी लोग उसको याद रखेंगे? तो मेरा साफ तौर पर इसमें मानना यह है कि इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से कास्ट बायस है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर को कंसोलिडेट करने के लिए बिहार का जो अपर कास्ट है उसको बार बार डराने की कोशिश करती है कि भाई आप ऐसा ना हो कि आप हमारे तरफ से हटके कांग्रेस की तरफ चले जाओ या किसी और तरफ चले जाओ। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि जंगल राज इतना बड़ा फैक्टर होता तो पिछले चुनाव में जो आरजेडी है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के नहीं उभरती, उसका वोट शेयर पहले की तुलना में आगे नहीं बढ़ता। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो कोशिश महागठबंधन की तरफ से बार बार की जा रही है कि हमारा MY प्लस होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ MY पर आपके पास सत्ता नहीं आ सकती, और ये लगातार आरजेडी और कांग्रेस ने देखा हुआ है, लालू यादव इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए तो वो पार्टनर्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जिसके जरिए वो MY प्लस हो सके। और यही जब जंगल राज की बात की जाएगी तब तब वो MY प्लस उनके पास से दूर हटना शुरू हो जाता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है ना आशुतोष। देखिए मेरा देखिए साफ तौर पर मानना यह है कि जो मंडल की पॉलिटिक्स है, मैं अब इसको मंडल पॉलिटिक्स 3.0 मान के चलता हूं। पहली वो थी जो लालू यादव, मुलायम यादव और मंडल कमीशन लागू होने के बाद हुई, जो लंबे समय तक चली। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। अब क्या हो रहा है, अगर आप अखिलेश यादव को देखें तो पीडीए की बात करते हैं, या अगर आप तेजस्वी यादव को बात करते हैं तो A to Z की बात करते हैं। उनको इस बात का एहसास है कि जब वो ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें अगर वो सिर्फ यादव और वाइट तक अगर कन्फाइंड रह पाएगा तो उनका आगे विस्तार नहीं होगा। बिहार, यूपी में इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सक्सेसफुली अखिलेश यादव ने काफी हद तक किया, उसी को अब रेप्लिकेट करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में की है। और अगर आप ध्यान से देखें तो एम और वाई दोनों के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कम सीटें देने की कोशिश की गई और बाकी जातियों को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। तो ठीक है, यह बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि A to Z की बात तेजस्वी यादव यहां पर कर रहे हैं, लेकिन उसका सक्सेसफुल प्रयोग अगर किसी ने किया पूरे देश में तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कैंपेन पे किया, कि विकास के नाम पर A to Z की राजनीति उन्होंने पूरे देश में चलाई, जहां पर अक्रॉस द कास्ट उन्हें वोट वहां पर होता हुआ नजर आया था। शशि शेखर जी, क्या यह बिहार में हो सकता है? क्योंकि यहां पर तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई हम तो हर किसी को रोजगार देंगे, हर परिवार में हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। दूसरी तरफ यहां पर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स लागू की जा रही है। तो क्या बिहार में A to Z की राजनीति हो पाएगी, या कहीं ना कहीं जंगल राज की याद से उसमें छेद पड़ सकते हैं बार बार जब भी याद दिलाई जाएगी उसकी वजह से? देखिए, मैं अपने साथियों की बात का निचोड़ आपको बताए दे रहा हूं। एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का बहुत सफल काट हरियाणा और मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए। शिवराज सिंह चौहान को कोई भी, मैं खुद गया था, ये कहने वाला नहीं था कि वो जीतेंगे, लेकिन वो जीत कर आए। तो डायरेक्ट जो ट्रांसफर होता है चुनाव से पहले, 6,000 रुपए मोदी जी ने
इस चुनाव से पहले वाले चुनाव में किसानों को दिए थे, परिणाम सामने हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट जो दिए गए हैं उसका लाभ मिलने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, तेजस्वी यादव का पिछली बार जो एक बेहतरीन प्रदर्शन था, वाकई शानदार प्रदर्शन था, कुल 12-13 हजार वोट, 12 से 13 हजार वोट के 20 से वो पीछे रह गए थे। लेकिन वो ये था कि उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जो कि नौजवानों को बहुत ज्यादा अपील कर गया था। बेरोजगारी अभी भी दूर नहीं हुई है, बिल्कुल सही बात है, दूर नहीं हुई है। लेकिन जो इन्होंने ये नारा लगाया है, उसे तर्कों से जिस तरह काटा गया और जिस तरीके से बातें सामने आई, उससे भी लोगों को लगा कि नारा शायद फलीभूत होना संभव नहीं है, शायद। तीसरी बात, बिहार में होना क्या है, बिहार में जातियों का गणित, एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग बहुत पहले से यहाँ पर है। यादव और मुस्लिम मतदाता जहाँ पर होते हैं, वहाँ एक पोस्चरिंग हो जाती है बहुत पहले से, क्योंकि वो मुखर बहुत ज्यादा है, खासकर यादव। और जब कोई एक पार्टी या कोई एक व्यक्ति या कोई जाति मुखर होकर बोलती है, तो गैर मुखर जातियां एक हो जाती हैं। यही तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। नीतीश कुमार के लोगों की जहां तक बात है, वो आप एंटी इनकम्बेंसी चिल्लाते रहिए दिल्ली में बैठकर, लेकिन जो 4.5% का अपना वोटर है वो इंटैक्ट है। महिलाएं उनके प्रति सम्मान की दृष्टि से उनको देखती हैं, और मोदी जी के साथ आने से वो द्विगुणित हो जाता है। महिलाओं को डबल बेनिफिट नजर आता है इस गठबंधन में। मैं वही इसीलिए कह रहा हूं कि तीसरी पार्टी आ गई है। वो तीसरी पार्टी किसके कितने वोट वहां काटेगी, क्योंकि जब क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, जब कुछ ही हजार से 2,000, 500, 800, 3,000 से हार जीत होगी, तो कोई एक गठबंधन, अगर कोई भी एक पार्टी यदि 2, 3, 4, 5% वोट तोड़ लेती है, जो मायावती करती रही है, मायावती का 3.5% वोटर वह चुनाव भले ही न जितवाता हो, लेकिन बहुतों को चुनाव हरवा देता है। लेकिन एक जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया उस पर होनी चाहिए कि ये जो नए फैक्टर्स है, ओवैसी तो पुराने फैक्टर हो गए, ओवैसी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, और वो किसका वोट काटेंगे वो भी बड़ा क्लियर है। एक वक्त ऐसा था कि मुस्लिम समुदाय जेडीयू को भी वोट डालता था, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है जेडीयू के भीतर, उनका वोट कंसोलिडेट हो रहा है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ। लेकिन अब वहां पर ओवैसी खड़े हो जाते हैं, अब प्रशांत किशोर भी वहां पर खड़े हो गए, उन्होंने भी अपने जो सूची है उसमें ईबीसी बहुत ज्यादा पैमाने पर उन्होंने भी वहां पर कैंडिडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो डैमेज किसको कर सकते हैं वो, जो देखिए, भूमिका मैंने ओवैसी पहले के भी बारे पूछा था, चिराग पासवान ने निभाई थी। ओवैसी के बारे में मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, ओवैसी वहां बड़ी बुरी तरह बेपर्दा हो गए मुसलमान वोटर में। और मुस्लिम वोटर्स के दिमाग में एक बात बहुत साफ है, कांग्रेस को हमें नेशनल स्तर पर किसी तरीके से खड़ा करना है। उनको लगता है संसद से हमारी नुमाइंदगी खत्म होती जा रही है, तो एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि सेक्युलर बेसिस की बात करती हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज 54 सीटें कांग्रेस पा रही है, वहां पर डिजर्व कहा करती थी, 19 सीटें जीती थी कुल। वो 54 सीटें सिर्फ इसीलिए दी हैं क्योंकि वो एक सर्टेन वोट बैंक है, जो तेजस्वी को अगर अपने साथ पूरे तरह रखना है या बहुतायत में रखना है, तो कांग्रेस का को साथ लेना पड़ेगा। जी, ठीक है। अमिताभ तिवारी, अंत में बार बार यह मुद्दा उठता गया कि अगर इतनी महिला वोटर्स नीतीश कुमार के साथ में रही है, इतने एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी बीजेपी साथ में आती है, कभी आरजेडी साथ में आती है, वो एंटी इनकम्बेंसी काट देती है, लेकिन इसके बावजूद पहली बार हमने बिहार में देखा कि चुनाव से पहले बड़ी संख्या में लोक लुभावन योजनाएं घोषित की गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणाएं की गई, और इसका फायदा फिर वो बेरोजगार हो, महिला हो, 125 यूनिट मुफ्त बिजली हो, या बाकी सारी चीजें हो। ये क्यों करना पड़ा नीतीश कुमार? ये इसलिए करना पड़ा कि एंटी इनकम्बेंसी हाई है। जुलाई के ट्रैकर में एंटी इनकम्बेंसी 48%, प्रो इनकम्बेंसी 18% था सिर्फ हमारे वोट वाइब के ट्रैकर में, और न्यूट्रल इनकम्बेंसी 22% था। जब स्कीम्स अनाउंस हुई तो आज की डेट में यानी सितंबर ट्रैकर में प्रो इनकम्बेंसी 34% हो गया है। जैसे जैसे स्कीम्स अनाउंस हो रही हैं, प्रो इनकम्बेंसी लेवल बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए इन योजनाओं को यहां पर लाया गया, लेकिन क्या ये योजनाएं
जाति समीकरण और महिला वोटर्स इसके अलावा जाकर नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है क्या? ये तो चुनाव में पता चलेगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज